हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो वर्ष 2019 में पूछा गया था उसका जीएस पोर्शन को डिटेल एनालिसिस के साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। यानी कभी कभी पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकता है कि कौन सा जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। इसको आप नॉर्मली प्रैक्टिस कर लीजिए कौन सी जोड़ी गलत है। ऑप्शन डी ये गलत है, यानी ऑप्शन ए बी सी सही है। क्या क्या है? महाराणा प्रताप, महारानी जयवंता, पोरस, रानी अनसुईया, शिवाजी, जीजाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर किसी वस्तु के डैश की माप है। ऑप्शन बी, मीटर से हम लोग क्या मापते हैं? मीटर में लंबाई को मापते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से माप का कौन सा जोड़ा क्रम सबसे छोटे से लेकर बड़े तक सही है। ऑप्शन सी, यानी बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। नेक्स्ट, प्रद्वीपीय भारत के शिखरों के समूह का चयन उनके ऊंचाई के आधार पर कीजिए। यानी सीधा सीधी कह रहा है जो प्रद्वीपीय भारत है उसमें जो शिखर है वो किस तरह से है। ऑप्शन डी, अन्नामुडी, डोडाबेटा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। यानी अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, ऐसे भी देखिए कभी कभी प्रद्वीपीय भारत में जो कन्फ्यूजन होता है वो अन्नामुडी और डोडा बेटा। तो आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि डोडा बेटा है, सिंपल सी बात है, डोडा बेटा है तो बेटा छोटा होगा, बेटा छोटा होगा, यानी अन्नामुडी सबसे बड़ा, देन आफ्टर डोडा बेटा। इसमें अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो जो अन्नामुडी है उसकी ऊंचाई 2695 है, 2695 मीटर है। उसके अलावा जो बेटा है उसकी ऊंचाई 37 मीटर है। उसके अलावा जो गुरु शिखर है 1722 मीटर है। और महेंद्रगिरी है जो पूर्वी घाट जो है उसकी पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, 1501 मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेल नहीं है, यानी गलत है। आंसर ए होगा टोडा। टोडा उड़ीसा में नहीं है, यानी लुसाई त्रिपुरा में है, बोडो असम में है, डोंग गुजरात में है। टोडा कहाँ है? टोडा टो से तमिलनाडु, यानी टोडा कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना, ये करंट से रिलेटेड है इसलिए अभी इसकी उपयोगिता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक है। शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को आप ध्यान से लिखिएगा, CO, यानी दोनों बराबर है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी अगर बात करें तो ये काफ़ी जहरीली है क्योंकि ये अन्य गैसों की तुलना में 200 गुना ज़्यादा हीमोग्लोबिन से क्या करता है, ये रिएक्ट करता है। हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके ये जो हीमोग्लोबिन है उसको पूरी तरह से डैमेज कर देता है और आदमी की मृत्यु तक हो सकता है। वही अगर बात करें तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ये वायुमंडल में जो नमी रहता है उसको रिएक्शन करके उससे नाइट्रिक अम्ल बनाता है और ये फिर ये नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 ये बनाता है और ये फिर एसिड रेन के रूप में आ जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक का द्वितीय प्रदूषक महत्वपूर्ण है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जो सेकेंड टाइप का जो प्रदूषक होता है उसमें सल्फर
डाइऑक्साइड आता है। सेकेंड वाला क्या होता है, जैसे कि जो प्राइमरी सोर्स से उत्पन्न हुआ उसके अलावा, जैसे मान लेते हैं कोई बाइक है, बाइक से क्या हुआ, जो अभी निकला प्रदूषक वो हुआ प्राइमरी, लेकिन वही बाइक से निकलने के बाद किसी दूसरे चीज़ से रिएक्ट करके जो बनता है वो सेकेंडरी होता है। इसमें SO2 का प्रमुख, जो अगर सल्फर का बात करें, जो होता है वो जो ताप शक्ति गृह होता है उससे उत्पादन होता है। और ओजोन, ओजोन भी क्या है, ये द्वितीय प्रदूषक है, O3 क्या है, द्वितीय प्रदूषक है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे शासन किया, यानी कह सकते हैं सीधा सीधी कह रहा है कि टोटल जो पांच राजवंश दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए उसमें सर्वाधिक समय तक शासन कौन किया, तो आंसर बी तुगलक, आंसर बी तुगलक। इसमें अगर बात करें, सबसे पहले गुलाम वंश जो कि प्रथम वंश था 1206 से 1290, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश दूसरा था 1290 से 1320, संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश संस्थापक ये जो 1320 से 1400, ये सर्वाधिक रहा था 1320 से 1414 सर्वाधिक रहा है। इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश 1414 से 1451, संस्थापक खिज्र खां। और लास्ट और अंतिम जो है लोदी वंश 1451 से 1526, संस्थापक बहलोल लोदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सा काल अनुक्रमांक पहला है, यानी ये जो नीचे दिया गया उसमें से पहला कौन हुआ था, तो ऑप्शन सी अल्फांसो डी अल्बकर गोवा के पहले राज्यपाल बने, इस सभी में से ये कार्य पहले हुआ। इसमें कुछ अन्य फैक्ट्स है, जैसे अल्फांसो डी अल्बुकर ने गोवा के पहले राज्यपाल बने। उसके अलावा बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना, यानी कह सकते हैं ये जो है गोवा को किसने छीना, तो इसी ने, अल्बुकर ने ही छीना। और इसको वास्तविक पुर्तगाल शक्ति के संस्थापक भी माना जाता है, किसको, अल्बुकर को, यानी सबसे पहले ये भी आया है। और जो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गोवा का पहले शासन किस वंश के, किस देश ने स्थापित किया, तो पुर्तगाली ने गोवा पे पहले किया, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया अल्फांसो डी अल्बुकर ने। नेक्स्ट, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट इसमें है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, जब स्टार्टिंग में उसको जो व्यापार करने की जो अनुमति मिला था केवल 15 साल के लिए, क्योंकि जो चार्टर एक्ट है उसमें 20 साल के लिए मिल रहा था, लेकिन पहली बार जो मिला था वो केवल और केवल 15 साल के लिए, चूंकि कंफ्यूजन पॉइंट हो सकता है इसलिए इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से युद्धों का कौन सा काल अनुक्रमांक सही है, यानी इसमें से कौन सही है, ऑप्शन डी पानीपत का पहला होता है, फिर हल्दी घाटी, फिर पलासी और बक्सर। इसको अगर सेगमेंट वाइज देखें तो पानीपत का युद्ध, पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526, यानी पहला होता है 1526 में। नेक्स्ट की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, किसके बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तीसरा प्लासी युद्ध की बात करें, प्लासी युद्ध तो ये बीपीएससी में बार बार पूछा जाता है, 23 जून 1757, किसके बीच, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जो कि अंग्रेज अधिकारी था। बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 बक्सर होता है। और पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करें तो 1556 और तीसरा 1761। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक घटनाक्रम पहले घटित थे, तो जो नील क्रांति है वो सबसे पहले हुआ था, कब हुआ था, 1859-60 में, कहाँ हुआ था, बंगाल में। उसके बाद बात की जाए तो होम रूल कब हुआ था, 1916, होम रूल 1916। इसमें दो फैक्ट है, एक तो स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि पहला होम रूल किसने स्टैब्लिशमेंट किया, तो जो पहला होम रूल था वो तिलक जी था, तिलक जी के द्वारा 1916 अप्रैल में होम रूल का स्थापना किया गया था। जबकि एनी बेसेंट, चूंकि होम रूल का जब भी बात आती है तो दिमाग में पहले आता है एनी बेसेंट, इसलिए इस फैक्ट को याद रखना है। एनी बेसेंट बाद में हुआ था, कब हुआ था, तो
सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में, जिसमें से एनी बेसेंट खुद सचिव बने। और नेक्स्ट फैक्ट जो है कि इसमें बंगाल विभाजन कब हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को आप याद कर लीजिए। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 16 अक्टूबर, विधिवत रूप से 16 अक्टूबर 1905, किसके समय, करजन के समय। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो नाइटहुड है उसकी उपाधि को वापस कर दिए थे। नेक्स्ट से बात करें क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे, मतलब सिंपल सी बात है, कूट ए कूट बी दिया गया है, इसमें से आपको मैच करना है। इसका आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रकूट है। राष्ट्रकूट की बात करें तो मन खेत, पंडया, मदुरई, ऑप्शन सी। चोल जो था वो तंजावुर या तंजोर, बी। एंड हौसल जो है हेलीबोड, ये सब था। अगर इसके वंश की स्थापना की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। चोल राजवंश की स्थापना की बात करें तो विजय अल्ले ने किया था। पंड्या शब्द मतलब होता है बैल, पंडी मतलब बैल। और हौसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन या विट्टर देव ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आज भारत में नहीं है, यानी भारत में नहीं है तो है कहाँ, तो पाकिस्तान में। कौन सा, तो ऑप्शन डी, कौन, गंधार। गंधार कहाँ है, पंजाब, जो पंजाब के पेशावर इलाका है वहाँ है। और गंधार की जो इसकी जो राजधानी था वो था तक्षशिला। अन्य जनपद इसमें है जैसे कि पंचाल, यानी ऑप्शन ए की बात करें तो इसका जो राजधानी था आधुनिक कानपुर से लेकर वाराणसी के आसपास जो गंगा नदी के क्षेत्र है यहाँ पर था। अगर हम वही अगर पंचाल की बात करें तो उत्तरी पंचाल जो था, पंचाल का भी उत्तरी पंचाल जो था वो उत्तरी वाला जो था वही क्षेत्र था, जबकि दक्षिणी पंचाल का राजधानी कंपिल्य था। मत्स्य की बात करें तो विराटनगर, और सूरसेन की राजधानी मथुरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा काल अनुक्रमांक पहला है, यानी ये जो दिया गया है अलग अलग समाज, उसको कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसको देखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन ए ब्रह्म समाज कब बना, 20 अगस्त 1828, 20 अगस्त 1800, यानी ये कह सकते हैं 1828 में। नेक्स्ट बात करें तो आर्य समाज कब हुआ था, तो आर्य समाज की बात करें तो 1875, आर्य समाज 1875। उसके बाद सत्यशोधक समाज, इसकी बात करें तो 1873 सत्यशोधक समाज, किसके समय में, किसने की, तो ज्योतिराव फूले ने। उसके बाद प्रार्थना समाज 1867, आत्माराम पांडुरंग एवं एमजी रनाडे। और जो ब्रह्म समाज यानी राजा राम मोहन राय जी ने किया, तो इसका सब राजा राम मोहन राय जी का पहला जो सभा था वो 1815 में आत्मीय सभा। नेक्स्ट, इनमें से किस मुगल शासक के शासनकाल सर्वाधिक रहा, जो मुगल वंश है उसमें सर्वाधिक किसका रहा, अकबर का कितने साल रहा, तो 49 ईयर्स, अकबर 49 ईयर्स। उसके बाद किसका रहा, दूसरे नंबर पर आता है शाहजहां आता है दूसरे नंबर पर, कितने साल तक रहा, 30 वर्षों तक। और सर्वाधिक कम कौन रहा, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सी घटना काल अनुक्रमांक पहली है, यानी इसको देखना है। तो जो होम रूल है वो सबसे पहले हुआ था, क्योंकि होम रूल हुआ था 1916। होम रूल में 2 संस्था था, एक तिलक जी का जो अप्रैल में हुआ था, और एनी बेसेंट जी का सितंबर में, यानी एनी बेसेंट जी का बाद में आया था और तिलक जी का पहले आया था। इसमें बात करें क्रिप्स मिशन, क्रिप्स जो हुआ था 1942 में, खिलाफत और गांधी इरविन समझौता, ये आपको बताना है कब कब हुआ था। होम रूल जो एक्चुअली ये जो आयरलैंड होम रूल जो आंदोलन था ये आयरलैंड में चल रहा था, भारत में उन्हीं आयरलैंड की ही प्रेरणा से आया था।
और इसके अध्यक्ष होम रूल के जो था उसमें बेनी बेसेंट जी थे, और जबकि सचिव जॉर्ज अरुंडले थे। और एनी बेसेंट जी से रिलेटेड दो क्वेश्चंस काफ़ी, दो रचना है उनका, वो पूछा जाता है। कौन कौन? न्यू इंडिया एंड कॉमन बिल, न्यू इंडिया कॉमन बिल। जबकि तिलक जी को बेताज बादशाह और लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको पढ़ना क्या है कि गलत है, पढ़ना क्या है? गलत है। ऑप्शन डी शगुन। शगुन मतलब होता है क्या है? किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा की अस्वीकृति, किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा की अस्वीकृति, ये क्या है? गलत है। इसमें होता क्या है कि जो अनुयायी हैं ईश्वर के सगुण रूप को भक्ति पर जोर देते हैं। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, ये सब इसमें सगुण के महत्वपूर्ण कवि हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करता है? यानी नगर पालिका यानी ग्राम स्वशासन और जो शहरी निकाय है उससे संबंधित है, क्योंकि ये बार बार अभी न्यूज में आ रहा है, इससे पूछे जाने की इसकी संभावना है। यानी ऑप्शन बी। इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। एक तो इसमें जो 12वीं अनुसूची में दिया गया है, और इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 74 में, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 में इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और इसमें विषय की संख्या कितना है? टोटल सब्जेक्ट कितना है? 18। टोटल सब्जेक्ट कितना है? 18। वही अगर ग्रामीण, जो ग्रामीण 11वीं अनुसूची जो ग्रामीण से रिलेटेड है, यानी स्थानीय निकाय से रिलेटेड है, इसमें सब्जेक्ट की संख्या विषय कितना? 29 है। और ये किसके समय में आया था? यानी 73 में और 74 में संविधान संशोधन किसके प्रधानमंत्री के शासनकाल में आया था? तो पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव के समय में ये आया था। नेक्स्ट पूछ रहा है कि कूट ए को कूट बी से मैच कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा प्रथम क्षेत्र यानी प्राथमिक जो कृषि से, कृषि व कच्चे माल के निष्कर्षण से होगा। तृतीयक सेवा क्षेत्र, द्वितीयक निर्माण, एंड पंचक उच्च स्तरीय, पंचक जो है वो उच्च स्तरीय निर्णय प्रक्रिया में जो व्यक्ति शामिल है उससे संबंधित है। इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया? यानी किसके समय में ये हुआ था? तो ऑप्शन सी नरसिम्हा राव के समय में हुआ था। 1991 में एलपीजी मॉडल आया था, उसमें जो वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को उदारीकरण का जनक कहा जाता है। ये आया कब था? तो 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991 में ये आया था। और जो इंदिरा गांधी के समय में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुआ था कि गरीबी हटाओ का नारा आया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन 19 में था, लेकिन अभी भी जो शक्तिकांत दास जी ही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है? जो नहीं है वो ऑप्शन सी हृदय। हृदय जो है वो ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है। हृदय की शुरुआत की बात करते हैं तो 2015 में हुआ था, और ये जो शहरी नियोजन, आर्थिक विकास व जो विरासत संरक्षण है, इस पे उसका जो हेरिटेज साइट्स है उसको संरक्षण से संबंधित है। बाकी जो है सब ग्रामीण से है। मनरेगा तो आप ग्रामीण क्षेत्र में जान ही रहे हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक्चुअली ये करेंट से रिलेटेड है, बैक टू बैक अभी जो है 79 करेंट से है, एसडीजी इंडेक्स ये भी करेंट से है, 81 भी करेंट से रिलेटेड है, और 82 भी जो है वो करेंट से रिलेटेड ही है। 83 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? यानी क्या है, कौन सा जोड़ा गलत है? आपको पढ़ना क्या है कि कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन बी कायरबोर्ड तिरुवनंतपुरम, नहीं, कायरबोर्ड तिरुवनंतपुरम में नहीं है, बल्कि इसका मुख्यालय कहाँ है? कोच्चिन, कोच्चि में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि में। ये होता है एक्चुअली क्या है, तो जो नारियल है ना उसके छाल से इसको निर्मित किया जाता है। ये बहुत मजबूत फैब्रिक होता है। वही बात करें मसाला, तो मसाला भी कोच्चि में ही है।
टी गार्डन कोलकाता में, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वहाँ का दीदी, तो दीदी चाय पीती है। और कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है, चूँकि इंजीनियर मैक्सिमम बेंगलुरु में ही रहता है, इसलिए कह सकते हैं याद करने के लिए कि इंजीनियर सब कॉफ़ी पीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या ने अधिक कार्यान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन? यानी जुलाई 2021 के अनुसार तमिलनाडु में मैक्सिमम है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 5 राज्य जो टॉप 5 राज्य है, जो 5 राज्य में ही लगभग 65% यानी टॉप 5 जो स्टेट है वहाँ पे यहाँ मैक्सिमम जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो क्या हुआ है, कौन कौन है? टॉप 5 में तमिलनाडु 1 नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है तेलंगाना, तीसरे नंबर पर है कर्नाटक, और चौथे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, और 5वां नंबर पर महाराष्ट्र। यानी ये टॉप, यानी ये कह सकते हैं जो दक्षिण भारत है यानी प्रायद्वीपीय भारत है, वहीं पे लगभग 65% 64% स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अगर जबकि ये अधिनियम कब आया था, तो 2005 में ये एक्ट आया, पारित हुआ, जबकि 2006 से ये क्या है, लागू। जो आई थिंक CDPO में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्ट कब आया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है? तो 3 पड़ोसी देशों जो मिलती है वो पश्चिम बंगाल है। किससे किससे मिलती है? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, आप इसको मैप पे भी देख सकते हैं, इस तरह से बना के मैप, कि जो 3 पड़ोसी देश है उससे मैच करता है। कौन कौन? तो नेपाल इधर, भूटान और बांग्लादेश से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना? चूंकि इसका नाम बदला था इसलिए करंट में न्यूज़ था। ऑप्शन, वैसे एक फैक्ट इसमें और भी है, ये जो किस पड़ोसी देश में, तो अभी तक क्वेश्चंस नहीं पूछा गया ये फैक्ट कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है कितने स्टेट, तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिल से 18 ऐसे राज्य और केंद्र शासित मिला के है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहीं न कहीं टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडला बंदरगाह, यानी ऑप्शन डी, कंडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। हालांकि कंडला बंदरगाह है ये रासायनिक बंदरगाह भी है और प्राकृतिक एवं ज्वारीय बंदरगाह, चूँकि है कहाँ पे, अगर आप इस तरह से मैप बनाते हैं तो ये जो इलाका है ना, ये जो गुजरात का इलाका है यहाँ पर है। नेक्स्ट जो है एन्नूर तथा तूतीकोरिन, ये बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु। यहाँ पर एन्नूर एंड तूतीकोरिन है, तमिलनाडु में है। उसके अलावा जो ये जो है नेक्स्ट जो इसी का फैक्ट है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये है कृत्रिम बंदरगाह, और नाहवा सेबा बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है, ये जो ऑप्शन बी है ये महाराष्ट्र में, और इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस बिहार के हर एक एग्जाम के लिए VVI है, यहाँ से क्वेश्चन जनगणना से पूछा ही जाता है। इसमें है फैक्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या अभिलक्षण बेमेल है, यानी कौन सा गलत है? ऑप्शन सी, अधिकतम आबादी घनत्व पश्चिम बंगाल का नहीं होके कहाँ का है? बिहार का। कितना है? 1106 व्यक्ति यानी पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। स्टेटमेंट चूंकि आप पूछा जाता है BPSC में भी, इसलिए आपको स्टेटमेंट को अच्छे से देखना है कि पर किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है, या पर मीटर है, क्वेश्चन बन सकता है। इसी का अनफैक्ट है 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण आबादी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 90%, यानी हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण आबादी है मैक्सिमम कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश के कितना है? तो 90% आबादी ग्रामीण है। और जो साक्षरता वाला जो धर्म है, सर्वाधिक साक्षरता जो धर्म है वो जैन धर्म का है। कितना परसेंट है? लगभग 86.4%, 86.4% है। जबकि केरल में लिंगानुपात सर्वाधिक है 1184। और जो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल छत्तीसगढ़ राज्य में, यानी छत्तीसगढ़ में कौन है?
अचन कमर जो है, कमर अचन कमार यानी ऑप्शन ए जो है ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रदेश यानी बॉर्डर एरिया में है। अगस्ता मलाई की बात करें तो ये जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राज्य में एवं केरल में। अगस्ता मलाई तमिलनाडु एवं केरल में। पंचमढ़ी पंजाब ये मध्य प्रदेश में, जबकि सिंपलीपाल उड़ीसा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा आपको पढ़ना क्या, कौन सा गलत है। ऑप्शन ए दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा एशियन डेवलपमेंट, चूंकि ये करेंट था इसलिए अभी इसकी उतनी उपयोगिता नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90, लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से नदी सबसे लंबी है। अगर ये सभी नदी देखिएगा तो सभी की सभी प्रायद्वीपीय नदी है, यानी सर्वाधिक लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी है। इसकी लंबाई, गोदावरी से संबंधित और फैक्ट है, एक तो इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1465 क्या है किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरे नंबर की बात करें तो कृष्णा नदी है, इसकी लंबाई कितना है 1400, यानी कृष्णा और कावेरी में लंबाई की बात करें तो 65 मीटर का अंतर है। वही अगर कावेरी नदी की लंबाई की बात करें तो 801 है, यह शुभ है। कावेरी नदी, ऐसे भी कावेरी नदी को जिस तरह से गंगा का वैल्यू है उस तरह से दक्षिण भारत में इसका है। अब जो है इंपॉर्टेंट कि गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या वीर गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पानी लगभग सब दिन रहता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें इसी का, तो ये जो गोदावरी नदी का जो उद्गम है त्र्यंबकम गांव की जो महाराष्ट्र में है, इसका जो उद्गम है वो महाराष्ट्र के, अगर स्टेट पूछ दे तो महाराष्ट्र, गांव पूछ दे त्र्यंबकम गांव के पहाड़ी से निकलता है, और जाति कहाँ है तो बंगाल के खाड़ी में। नेक्स्ट फैक्ट, ये क्वेश्चन बैक टू बैक करेंट से है, बीच में करंट था इसलिए उसको स्किप कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर है क्या, तो ऑप्शन डी यानी जो शुद्ध पानी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। शुद्ध पानी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं, लेकिन जो हम लोग सुनते हैं वर्षा का जल तो शुद्ध आता है, एक्चुअली वर्षा का जल होता जरूर शुद्ध है, लेकिन ग्राउंड पे धरती पे आते आते उसमें बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से अशुद्ध हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बात की जाए तो कास्टिक पोटास का जो फॉर्मूला है ऑप्शन सी KOH, ऑप्शन सी कास्टिक पोटास KOH। इससे संबंधित और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि कास्टिक सोडा क्या होगा, कास्टिक सोडा NaOH यानी ऑप्शन ए है जो कास्टिक सोडा है, जबकि कास्टिक पोटास है KOH। एंड उसके अलावा क्विक लाइम है, कैल्शियम CaO है, ऑक्सीजन है। एंड नेक्स्ट फैक्ट बात करें तो लूनर कास्टिक की बात करें AgNO3 है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, साबुन का सा उत्पाद ऑप्शन डी ग्लिसरॉल है, जो है साबुन का सा उत्पाद जो ग्लिसरॉल है। इसमें कुछ अनफैक्ट है जो आपके लिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साबुन से, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो साबुन स्नेह के रूप में काम करता है। साबुन के जो बनाने में तेल यूज किया जाता है, जैसे कि जो अरंडी है, मूंगफली है, महुआ है, नारियल है, ये सब तेल साबुन को बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, चांदी की वस्तु को कुछ दिनों तक खुले में रखने पर ऐसा क्या होता है, इसमें क्या निर्मित होता है जो काला हो जाता है। यानी चांदी बस सिंपल सी क्वेश्चन है, अगर हम सिल्वर है उसको अगर छोड़ दे बाहर में तो वो काला क्यों हो जाता है, तो इसका कारण है कि जो एयर में जो ह्यूमिडिटी होता है उससे रिएक्ट करके ये Ag2S बना लेता है, Ag2S यानी ऑप्शन बी। सिल्वर ऑक्साइड का रंग चूंकि सिल्वर ऑक्साइड का रंग चूंकि ब्लैक होता है इसलिए वो ब्लैक दिखता है। ये सिल्वर सल्फाइड है। अगर हम सिल्वर सल्फाइड की बात करें तो ये है क्या, इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, फोटो सैनिटाइजर के रूप में, जो फोटो सैनिटाइजर के रूप में AgS जो है इसका यूज किया जाता है फोटो सैनिटाइजर के
रूप में, और सिल्वर जो मैक्स सर्वाधिक क्या है, विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट, किसमें लिंग गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है, यानी कह रहा है कि जो लिंग गुणसूत्र है उसमें किसमें कंप्लीट होता है, ऑप्शन बी, लड़कियों में केवल होता है पूर्ण। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्स पूरा होता है, मेल में क्या होता है एक्स वाई, तो ये अलग अलग हो जाता है, इसीलिए ये अपूर्ण है। नेक्स्ट, पाचन होने पे प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है, यानी प्रोटीन किसमें चेंज होता है, तो अमीनो अम्ल में। इससे जो महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, जो अग्नाशय है, यानी अग्नाशय में बहुत सारे इंजाइम को सेक्रेट कर, जैसे इरिप्सिन। इरिप्सिन क्या करता है कि पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। उसके अलावा माल्टेज, माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है, यानी कन्वर्ट कर देता है। सुक्रेज जो है सुक्रोज को फ्रक्टोज में, एंड लैक्टेज जो है दूध शर्करा को ग्लूकोज में तब्दील यानी बदल देता है। नेक्स्ट फैक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में विकृत तंत्र का एक भाग है, ऑप्शन, यानी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स सीधा सीधे पूछा है कौन कौन है, उत्सर्जन का कार्य करता है। कौन कौन कार्य करता है, इसका जो किडनी का जो यूनिट होता है, यानी जो उसका जो यूनिट है बेसिक यूनिट, उसको कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहते हैं जो प्याली नुमा रचना होता है, जाली नुमा होता है, इसमें क्षमता है। उसके अलावा बहुत सारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है जैसे कि किडनी, उसके अलावा स्किन, लंग्स, इंटेस्टाइन, लिवर इत्यादि। नेक्स्ट, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। श्वसन वर्णक कौन है, तो श्वसन वर्णक जो है हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होता है कि ब्लड, हीमोग्लोबिन मैंने ब्लड क्या करता है कि ऑक्सीजन को लेके गैस से ऑक्सीजन निकालता है, उसको पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। इसीलिए जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होता है वो बहुत जल्दी थक जाता है। और हीमोग्लोबिन होता क्या है, तो लाल रंग का आयरन युक्त वर्णक होता है, और ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर कैरी करता है बॉडी में, उसको पहुंचाता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोफिल काम क्या है, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ये हेल्प करता है। और क्लोरोफिल में होता है क्या, एक यूनिट Mg यानी मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट, कोलिफॉर्म क्या है, कोलिफॉर्म है जीवाणुओं का समूह। कोलिफॉर्म क्या है, जीवाणुओं का समूह। अवशिष्ट घुले होते हैं, इसमें जो जलमल होता है, जैव अवशिष्ट घुले होते हैं, उसमें ई कोलाई को जीवाणु की संख्या अधिक होता है। अब क्या कह रहा है कि जो इसका परीक्षण क्या क्या है, इसको कैसे जांचा परखा जाता है, तो MPN, MPN ये है क्या, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। इसका परीक्षण से ई कोलाई का पता चलता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि BOD इससे रिलेटेड है, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या होता है, तो ये जो जैव ऑक्सीकरण कार्बनिक पदार्थ है, यानी जो बायोडिग्रेडेबल जो पदार्थ है जो वाटर में मिला होता है, उसमें क्या होता है कि इसके पदार्थ का आकलन क्या है, इसमें होता है क्या कि जो भी उसमें जीवाणु है उसको देखता है कि कितने दिन में वो ऑक्सीजन जो उसमें वाटर में वो खत्म हो जाता है। उससे पता चलता है कि अगर ज़्यादा वाटर, सॉरी वाटर नहीं, ऑक्सीजन, वाटर में जो मौजूद ऑक्सीजन होता है वो कितनी जल्दी खत्म होता है। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन खपत हो रहा है, डैट मीन्स कि जो वहाँ पर जो बैक्टीरिया या जो भी जीव जंतु है वो ज़्यादा है। और स्वच्छ पानी में BOD शून्य होता है, क्योंकि शून्य होगा यानी स्वच्छ पानी होगा, उसमें कोई गंदगी नहीं होगा, कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं होगा, तो उसको क्या होगा कि जो डिकम्पोजर नहीं होगा उसकी खपत नहीं करेगा, दिन शून्य होगा। नेक्स्ट कह रहा है IUCD का उपयोग किसके लिए किया जाता है। IUCD ये एक्चुअली है क्या, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं किसके लिए है, ऑप्शन बी गर्भ निरोध के लिए। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया उत्पन्न करने वाली सूक्ष्म जीव जो है, मलेरिया किससे होता है, सिंपल सी बात है, किस अंग को वो प्रभावित करता है, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन बी यकृत। अब किसको प्रभावित करता है, यकृत को, यानी यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को। लीवर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, पीलिया। कौन सा अंग, पीलिया। पीलिया को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। और ये किससे होता है मलेरिया, तो मच्छर के काटने से। कौन सा मच्छर, एनोफिलीज मच्छर। इसमें होता क्या है, परजीवी होता है। कौन सा परजीवी, प्लाज्मोडियम परजीवी जो इसका वाहक है। वैसे मलेरिया जो परजीवी होता है वो 5 अलग अलग प्रकार के होता है। नेक्स्ट, हवाओं द्वारा नहीं फैलने वाली रोग
कौन सा, यानी जो एयर से नहीं फैलता है वो है हैजा। कुछ इंपॉर्टेंट रोग है जिसको आप सुन लीजिए, जैसे कि 6 रोग। टीबी एयर से फैलता है, वायु से प्रभावित अंग होता है वो फेफड़ा। टाइफाइड दूषित जल से प्रभावित अंग अत्र। कुष्ठ वायु तंत्रिका तंत्र होता है। हैजा यानी कोलरा जल से होता है, आंत प्रभावित होता है। निमोनिया वायु से होता है जो फेफड़ा में होता है। खसरा वायु से। यकृत पीलिया दूषित जल से। यकृत इन्फ्लुएंजा वायु से और श्वसन तंत्र रिस्पिरेटरी ऑर्गन। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जीवन का सहायक क्षेत्र है। पृथ्वी पर जीवन का जो सहायक क्षेत्र है, ऑप्शन सी जैव मंडल। जैव मंडल मतलब जहाँ तीनों स्थल मंडल जलमंडल और वायुमंडल, जहाँ तीनों क्षेत्र मिल जाए, स्थल वायु और जल, ये संकीर्ण जो क्षेत्र है इसी कहते हैं जैव मंडल। ये भौतिक पर्यावरण 3 प्रकार के, जिसमें स्थल, भौतिक पर्यावरण की बात करें 3 प्रकार के, जिसमें स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, ठीक है, जो संकीर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें तमाम जंतुओं के वर्ग नहीं है, यानी ऑप्शन सी निमेटोडा, जिम्नोस्पर्म, प्लेहेलमिन्थिस। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, तो जिम्नोस्पर्म जो है ये होता है अनावृत बीज, यानी इसमें ये बीज रहित होता है। तो आप कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये 67 बीपीएससी में, ताकि ये बीज रहित जो है यानी जिम्नोस्पर्म किस क्षेत्र में मिलेगा। तो सिंपल सी बात, आप लॉजिक लगाइए, अगर किसी कोई क्षेत्र है जहाँ पे खुले में अगर आप जो बिना कवर जीव जो सीड्स है उसको अगर कहीं लगा दीजिएगा तो वो नहीं होगा, यानी इसके लिए एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ इसको डिस्टर्बेंस कम हो, इसलिए ऊंचाई वाले इलाके में जिम्नोस्पर्म पौधा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक है, यानी ऑप्शन बी जो है एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। एक्चुअली है क्या, ये एक प्रतिजैविक है, यानी इस जो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की बात करें, निर्माण की बात करें, खोज निर्माण, तो जो पेनिसिलिन था वो हुआ था, इसके निर्माण किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक की निर्माण किया था। जो नेक्स्ट बात की जाए, निम्नलिखित में से टेरिडोफाइट पादप चुनिए, यानी टेरिडोफाइट पादप कौन है, डी फर्न। फर्न क्या है, टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट को वनस्पति सर्प भी कहा, टेरिडोफाइट को क्या कहा जाता है, तो वनस्पतिक सर्प यानी बोटनिकल स्नेक्स भी कहा जाता है। ये क्या होता है, पुष्पहीन होता है, यानी जो फर्न है यानी टेरिडोफाइटा जो है वो पुष्पहीन होता है, इसमें पुष्प नहीं होता है, पुष्प ही नहीं है तो सिंपल सी बात है इसमें बीज की कोई बात ही नहीं होगा। और जैसे एजोला भी क्या है, टेरिडोफाइटा ही है। नेक्स्ट, रंगहीन प्लस्टिड को डैश कहते हैं, रंगहीन प्लस्टिड को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए लुकोप्लास्ट। एक लुकोप्लास्ट है जो हरित लवक, जबकि बात करें तो हरित लवक क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हरित लवक जो हरे रंग के लिए होता है, जबकि अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये रंगीन वर्णक होता है, यानी जो रंग का निर्धारण करता है वो किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। नेक्स्ट, पौधे में लचीलापन का गुण किस ऊतक के कारण होता है, यानी जो प्लांट है वो लचीला होता है, इलास्टिक होता है, किसके वजह से, कोलेनकाइमा। ऑप्शन ए कोलेनकाइमा की वजह से क्या होता है, ये इलास्टिक होता है। कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से क्या होता है, ये इलास्टिक होता है। जबकि पेरेनकाइमा टिश्यूज क्या होता है, कोमल भागों में पेरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, तो कोमल भाग यानी सॉफ्ट पार्ट जो है प्लांट का वहाँ पे पेरेनकाइमा होता है। कोलेरोकाइमा की बात करें तो हरित लवक जो होता है हरित लवक में मिलता है, जबकि ये काम इसका क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण में ये सहायक होता है। नेक्स्ट, मशरूम क्या है, फंजाई यानी फफूंदी, ऑप्शन सी। ये संभाग उत्तक रहित एक केंद्रक युक्त है, ये क्या है, संभाग उत्तक रहित एक केंद्रक युक्त है। और कवक की कोशिका की बात करें, टिश्यू होता है, कवक टिश्यू किस तरह, तो भित्ति काइटिन की बनी होती है, और इसका जो भोजन जो यानी स्टोर करता है वो किस पदार्थ में, किसके रूप में, तो ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में। नेक्स्ट, ब्रेड अथवा इडली की लोई फूल जाती है, क्यों,
इष्ट कोशिका की वृद्धि की वजह से ये फूल जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो और इम्पॉर्टेंट है कि इष्ट द्वारा शर्करा के विलयन का किण्वन किया जाता है, जिसके वजह से जिसके परिणाम स्वरूप इथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। और इसमें जो जाइमेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है नहीं, इथाइल अल्कोहल के निर्माण में किण्वन प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, तो जाइमेज इसमें क्या करता है, कैटलिस्ट के रूप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन है? साइटोकिनिन, यानी ऑप्शन बी, साइटोकिनिन जो है वो पादप हार्मोन है। ऑक्सिन, ये भी हार्मोन ही है, जो कि जिबरलिंस यानी जिबरलिंस क्या है, तो जो बीज है उसको अंकुरित करने में हेल्प करता है। जबकि साइटोकिनिन, साइटो मतलब सेल, साइटो मतलब सिंपल सी बात है सेल, तो आप सेल मतलब क्या होता है, ये जो विभाजन होता है कोशिका डिवीजन में ये मदद करता है। जबकि इथिलीन क्या है, ये फल पकाने में मदद करता है। इथिलीन क्या है, जो पादप हार्मोन है जो फल पकाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन मुकुलन किसमें होता है? डी, ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। नेक्स्ट, परागकोश में होता है। क्या होता है परागकोश में? तो परागकोश में परागकण होता है। ठीक है, जो इसका परागकण का दो पार्ट है, एक मेल पार्ट को पुरकेसर फूल का जो हिस्सा लेता है, जबकि जायंग फूल जो है वो मादा का पार्ट है। नेक्स्ट, वंशागति के नियम से जुड़े वैज्ञानिक हैं, वंशागति से नियम जुड़े वैज्ञानिक है जे मंडल है। और नेक्स्ट इसमें जो अन्य नाम है जैसे कि डार्विन, चार्ल्स डार्विन, ये इसका एक पुस्तक था, कौन था? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने जो प्राकृतिक वर्ग नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, वही बात करें तो वॉल्टर सटन ने 1902 में वंशागति में क्रोमोजोम सिद्धांत दिया था, वो दिया था वॉल्टर सटन। नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन मतलब वैसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन हो जाए तो वापस सेम परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी, लोहे में जंग लगना, सॉरी ऑप्शन डी, लोहे का जंग लगना। क्योंकि बर्फ मोम पिघलना वापस कर सकते हैं, बर्फ का पिघलना वापस कर सकते हैं, लेकिन जब जंग लग गया तो लोहे का आप सिर्फ बर्बादी कर सकते हैं, उसका दूसरा उपाय कुछ नहीं है। नेक्स्ट, ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है इसका आंसर होगा बी, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं कर सकता है। और जैसे ध्वनि की चाल गैस के दाब पर निर्भर नहीं करता। इंपॉर्टेंट है कि जो ध्वनि का चाल है, स्पीड ऑफ साउंड, वो कहीं भी जो गैस है, गैस के प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ताप बढ़ने पे ध्वनि की चाल, टेम्परेचर बढ़ने पे ध्वनि की चाल बढ़ जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है, यानी भौतिक राशि कौन सी है? ऑप्शन ए, विस्थापन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में उपयोगी नहीं है, यानी उपयोगी नहीं है? तो ऑप्शन बी, हीलियम उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 129, किसी वस्तु का द्रव्यमान डैश पर निर्भर करता है, उसकी मापन जो होता है किस पे? ऑप्शन सी, वजन, यानी वस्तु का जो जड़त्व पे डिपेंड करता है। विद्युत प्रभाव को मापने वाले यंत्र उपयोग जो लाया जाता है, ऑप्शन डी, वोल्ट मीटर। जैसे कि ए मीटर मतलब ए मीटर संबंध है विद्युत धारा से, गैल्वेनोमीटर का संबंध है सूक्ष्म विद्युत, मतलब लिटिल अमाउंट में जब करंट जाता है तो गैल्वेनोमीटर से मेजर किया जाता है, जबकि पोटेंशियोमीटर का संबंध है सेल का बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव जो मेजर किया जाता है वो मेजर किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर जो है वो वायु की गति से। नेक्स्ट, प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग सबसे कम झुकता है? सबसे कम यानी लाल। ऐसे याद कर सकते हैं, इसको याद करने के लिए सिंपल ट्रिक है, रॉय
GBIV। ये जो है सबसे कम डिफ्लेक्शन होता है, जबकि सर्वाधिक जो वायलेट होता है। नेक्स्ट, लघु पथन के समय परिपथ विद्युत धारा कैसा रहता है? तो जो लघु पतन के समय होता है वो ऑप्शन बी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन मतलब क्या होता है कि अचानक परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसके वजह से ये चीज़ें होता है। नेक्स्ट, आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज, ऑप्शन ए। कोई विद्युत धारा की बात करें, फैराडे है। धारा घनत्व की बात करें, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। विभवांतर यानी वोल्ट मीटर होगा, और उसमें धारिता की बात करें तो जूल पर केल्विन। नेक्स्ट, ऊर्ध्वपातन, ये इसको VVI में रख लीजिए, हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऊर्ध्वपातन मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, सॉलिड स्टेट से सीधे गैस में चला जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन ए ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है, कपूर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल, ये सब एग्जाम्पल है। पर्यावरण की इकाई की बात करें तो कौन है कार्यात्मक इकाई पर्यावरण की? तो पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में सबसे बड़ा पारितंत्र की अगर बात करें तो वन पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, सभी नोबल गैस अणु हैं एक परमाणुक है। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन इधर उधर आवारा, चूंकि इलेक्ट्रॉन आवारा कण इसलिए इधर उधर भागते रहता है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट, कोलाइडल एक क्या है? कोलाइडल एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल में विलय कणों के आकार की बात करें तो 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर के बीच होता है। कोलाइडल के अगर प्रमुख गुण की बात करें, है इसमें क्या? तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? कोलाइडल। और ब्राउनी गति को प्रदर्शित करता है। यानी दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति को ये क्या करता है? प्रभावित करता है, इससे प्रभावित होता है। बाष्पीकरण की दर निर्भर करता है। तो बाष्पीकरण की दर निर्भर की बात करें तो सतह के क्षेत्र बढ़ने पर, उसके अलावा टेम्परेचर, आर्द्रता, वायु की गति इत्यादि पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट, इनमें से किसने पूरा योजना की शुरुआत की थी? झुकाव था, तो पूरा योजना झुकाव था वो APJ अब्दुल कलाम जी के था। नेक्स्ट, पूरा योजना का संबंध किससे था? जो झुकाव था APJ अब्दुल कलाम जी का था। पूरा का फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, ये 2003 में ये प्रोग्राम आया था, और इससे इंपॉर्टेंट यही है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, इनमें से किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल पूरा किया? तो एक ही है, राजेंद्र बाबू ने, जो बिहार की धरती से पूरे देश को गौरवान्वित किया। उनका कार्यकाल 2 बार था। कब से कब तक था? तो 52 से 52 से 62 तक, जो प्रथम राष्ट्रपति भी थे। दूसरा अगर बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, इनका भी था। इनका कब से कब था? तो 62 से 67 तक था। वही बीबी गिरी जो इनका था 69 से 74, और शंकर दयाल शर्मा 92 से 97 तक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षेत्र या संगठन का मुख्यालय उस क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन ए होगा, उस क्षेत्र नहीं है। तो ये है कहाँ पे? तो इसका है क्या? क्षेत्रीय संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यानी ओपेक। इसका मुख्यालय है कहाँ? वियना, कि जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अब इस ओपेक की स्थापना कब हुआ था? 1960 में 1960 में ओपेक बना था।
ठीक है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितना है? सदस्य देश है वो 13 है। सदस्य देशों की संख्या कितना है? 13 है। मुख्यालय वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नेक्स्ट, इनमें से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं? ये क्वेश्चन पुराना है, लेकिन अभी वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। सुमन बेरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश से समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट भारतीय संविधान में अपनाया गया? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से कुछ अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट है। संयुक्त जो अधिवेशन होता है उसकी बैठक के लिए जो प्रोविजन था वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध में जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके अलावा बात की जाए तो समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट है कितना है? अभी 52 है। नेक्स्ट, जो समवर्ती सूची जो विषय है वो किस अनुसूची में आता है? तो 7वीं अनुसूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान संशोधन पंचायती स्तर पर जो भू स्तर यानी पंचायती राज की स्थापना के लोकतंत्र की बहाली की बात करता है? तो 73 यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 में 1992 में हुआ था, जिसके माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त। ये इंपॉर्टेंट है। शुरुआत तो इसकी 2 अक्टूबर 1959 में हो गया था, यानी 2 अक्टूबर 1959 में हो गया था, जो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय व्यवस्था आया था। लेकिन संवैधानिक दर्जा मिला 73वें संविधान संशोधन 1992 में। इसमें विषय की बात करें तो कितना है? विषय 29 है। 2 तरह के विषय है, एक ऑप्शनल है, एक कंपलसरी, ऐच्छिक और कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के अध्यक्ष है? अभी राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो एक ऑप्शन के अनुसार भी, लेकिन वर्तमान में जगदीप धनखड़ साहब है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार का अधिकार का संबंध है, नहीं है, यानी कौन गलत है? तो गलत जो है ऑप्शन डी, अपने फैसलों को पुनर्विचार के लिए सुधार का अधिकार नहीं है, यानी ये गलत है। क्योंकि अपने फैसलों को भी कर सकता है, ये गलत है। संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। विधानसभा द्वारा पारित किसी को कर सकता है। कार्यकारी आदेश और अध्यादेश को भी कर सकता है। एक्चुअली ये जो टर्म है ना, न्यायिक समीक्षा यानी पुनर्विचार, डायरेक्ट संविधान में कहीं नहीं है, ये शब्द कहीं नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 137 में जो प्रोविजंस है उसके आधार पर यह न्यायिक पुनर्विचार का बातें आई है। नेक्स्ट, जो आखिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर राज्यीय समिति का अध्यक्ष होते हैं? तो कौन होता है? तो सी, प्रधानमंत्री। इसका जो संवैधानिक प्रोविजंस है अनुच्छेद 260 आर्टिकल 263 में ये अंतर्राज्यीय प्रावधान किया गया है। और ये कब गठन हुआ था? 1990 में। इसमें क्या होता है? कुछ स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, तो एक प्रधानमंत्री और 6 कैबिनेट मंत्री होता है। साथ ही साथ सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और जहां राज्यपाल या प्रशासक है वो भी शामिल होता है। एक वर्ष में इंपॉर्टेंट है, एक वर्ष में कम से कम 3 इसका बैठक होना आवश्यक है। थैंक्स फ्रेंड्स, ये आज का चर्चा यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।